हाउ आर यू बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। NCERT साइंस क्लास 8 का लेस चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो आपको इस चैप्टर के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। और कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं। और फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स वो होते हैं जब फ्यूल्स बर्न करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। और जैसे कि अब ये कोल एंड पेट्रोलियम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है ना वो डिपेंड करता है। लाइक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरीज ऑपरेट होती हैं वो उनको ऑपरेट करने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है वो कोल होता है। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। हाँ, तो ऑन द अदर हैंड इवन कि अगर हम घर में देखें तो जो कि हमारी कुकिंग गैस है इसमें भी जो गैस है वो पेट्रोलियम डेरिवेटिव है, दैट इज़ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आई होप कि अब आपको कोल एंड पेट्रोलियम की इम्पोर्टेंस का पता चल गया है। तो चलिए अब हम इसको प्रॉपरली पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया है? वी यूज़ वेरियस मटीरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड्स, some of them are found in nature and some have been made by human efforts। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन यूज़ करता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और जो चीज़ें इस्तेमाल करता है कुछ हम नेचर से ले लेते हैं और कुछ ह्यूमन ने अपने एफर्ट से अपने हिम्मत से बनाई हैं। ओके, तो इनको हम जो चीज़ें ह्यूमंस यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो रिसोर्सेज जो हो गए वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक हो गए नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं, दूसरे हो गए मैन मेड रिसोर्सेज जो हमको जो ह्यूमन ने अपने एफर्ट से बनाए हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट में आ गए जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और मिनरल्स एट्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड मैन मेड रिसोर्सेज की लिस्ट में आ गए मशीनरीज, कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा। तो ये पता चल गया आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज की लिस्ट में क्या आया है और मैन मेड रिसोर्सेज की लिस्ट में क्या आया है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्या हम ह्यूमन जो है इतनी सदियों से इसको इस्तेमाल करता आ रहा है, तो क्या ये ऐसा होता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की तादाद पे डिपेंड करता है कि ये रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हाँ, तो इसीलिए हमने इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांट दिया है। हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है इनटू टू पार्ट्स, एंड दैट इज़ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी बेहिसाब है नेचर में, और ये जो हैं ये ह्यूमन यूज़ से ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट और एयर। बट प्रोवाइडेड, जैसे कि अब हम एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन कंटेंट हम बहुत ज़्यादा लेते हैं। हमने इतना एयर पोल्यूशन कॉज कर दिया है कि अब हम जब इनहेल करते हैं तो डिजीज़ ज़्यादा इनहेल करते हैं रादर देन ऑक्सीजन। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए इतनी गंदा एयर छोड़ दें कि उनको अपनी बैक पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़े। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि एयर कम अंडर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, बट जिस तरीके से हम मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसमें हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑन द अदर हैंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं, अगर हम इनको बेहिसाब इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए नहीं वो उनको नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा।
तो जैसे कि अब ये तो आप पता ही है ना, फॉरेस्ट जो हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, है ना, फॉर मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए, यहाँ रेजिडेंशियल सेटअप करने के लिए, हम अपने सेटअप के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगली जानवरों का घर उजाड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर फूड या प्रॉपर उनको पानी नहीं मिल पाता है और वो मरते जा रहे हैं। वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कितनी सारी बन गई हैं, और हम मिनरल्स का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे भी इनको हम आगे पढ़ेंगे कि इनको बनने में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो हमको इतना ज़्यादा समय लगता है, हम इनको इतने मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है कि इनको हम इस्तेमाल ढंग से करें ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी बताई है। ये इस एक्टिविटी में क्या बताया है कि 3 जनरेशन्स में मैम ने डिवाइड की है 7-7 बच्चों के ग्रुप को, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, 7 स्टूडेंट्स इन अदर ग्रुप एंड 7 स्टूडेंट्स इन थर्ड ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको भी मैम ने 3 जनरेशन्स में बांटा है। फर्स्ट जनरेशन में 1 बच्चा है, सेकंड जनरेशन में 2 बच्चे हैं, थर्ड जनरेशन में 3 बच्चे हैं। वैसे ही बाकी ग्रुप्स के भी बच्चों को बांट दिया है, ठीक है। और उनके आगे एक खूब कटोरा भर के मैम ने इटेबल्स रख दी हैं। तो जब फर्स्ट जनरेशन में जो है वो सिर्फ एक एक बच्चा ही है, हाँ, और सेकंड जनरेशन में 2 बच्चे, बिकॉज विद द जनरेशन पॉपुलेशन भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो जैसे पहले ग्रुप का पहले बच्चे को बुलाएगा, दूसरे ग्रुप के पहले बच्चे को बुलाएगा, तीसरे ग्रुप के पहले बच्चे को बुलाएगा, फर्स्ट जनरेशन को बुलाएगा। तो उनको बोला भाई खा लो अपने अपने हिसाब से। फर्स्ट जनरेशन के बच्चे ने खाया लिमिटेड, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पीछे भी बहुत खाने वाले हैं। तो जो सेकेंड ग्रुप था उसकी फर्स्ट जनरेशन के बच्चे ने खूब पेट भर के खा लिया। जो तीसरी ग्रुप का बच्चा था फर्स्ट जनरेशन का, उसने बहुत खूब ज़्यादा खा लिया, कि लालच कर गया वो। उसने ये नहीं देखा, गिरा भी दिया, खा भी लिया, वेस्ट भी कर दिया। फिर मैम ने उनको साइड किया। फिर तीनों ग्रुप्स के सेकंड जनरेशन के बच्चों को बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने भी खाया। फर्स्ट ग्रुप के सेकंड जनरेशन के बच्चों ने भी लिमिटेड खाया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमारे पीछे और भी खाने वाले हैं। फिर सेकंड ग्रुप के सेकंड जनरेशन के बच्चों ने भी खूब खाया। तो जो थर्ड ग्रुप के सेकंड जनरेशन के बच्चों ने भी खाया, उन्होंने गिराया, वेस्ट भी किया, ईट एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को भी ऐसे ही देखा था। और वैसे ही जब थर्ड जनरेशन के लोग आए फर्स्ट ग्रुप में, तो उनके लिए काफ़ी सफिशेंट अमाउंट बचा था, उन्होंने खाया भी और आगे बच भी गया। फिर जब सेकंड ग्रुप की थर्ड जनरेशन के लोग आए, वो उसमें इतना ही था कि वो सफिशेंट खा सकें, फिर वो ख़त्म हो गया। और जब थर्ड जनरेशन के लोग आए तो उन्होंने देखा उस कंटेनर में कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट और सेकंड जनरेशन में इतना वेस्ट कर दिया था कि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो वही हिसाब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इनको इतने लिमिटेड तरीके से और ढंग के तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी इसको यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि वो हम ही गिरा पड़ा के वेस्ट कर दें और जो है हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में इन्हीं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हैं फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स वो होते हैं जो जलते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी आगे वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। पर अब एक और बात बताऊंगी, ये जो होते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस, फिर वो जो अंडर कन्वर्ट होते हैं फ्यूल्स में, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डेड डिकम्पोज हो जाते हैं अंडर सर्टन कंडीशंस, तो वो जो फॉर्म करते हैं ना, उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। कि जैसे दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, ओके। तो फिर अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है ना। कोल जो है कार्बन की फॉर्म होती है, ब्लैक होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने कोल के बारे में पढ़ा। और कोल के यूजेस में क्या था कि पहले हमारे इंडिया में चूल्हा सिस्टम कितना था, विलेजेस में तो लेडीज़ चूल्हा पे ही खाना बनाती थी, ठीक है ना। तो वो जो चूल्हा जलाने के लिए यूज़ फ्यूल होता था ना, वो कोल होता था। अब तो मतलब मोस्टली लोग जो हैं, मोस्टली जो वीमेन हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री ने काफ़ी योजनाएं
जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं, जिससे हर एक को गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो उसके अंतर्गत सबको मिल रहा है। इसीलिए अभी वो यूज़ ऑफ कोल फ्यूल जो है कम हो गया है। लेकिन जो पहले हमारा चूल्हा सिस्टम था उसमें जो फ्यूल यूज़ होता था वो कोल होता था। और ऑल्सो हमारे रेलवे इंजन्स में भी कोल यूज़ होता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। और ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में भी ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है। आई टोल्ड यू। अब आपको पता चला कोल के कितने यूजेस हैं। अब स्टोरी ऑफ कोल में हम क्या पढ़ेंगे कि ये कोल बनता कैसे है। तो अभी आप लिसन केयरफुली। इसको बनने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया बहुत समय लगता है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा समय, 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। मिलियन होता है लाख। 300 लाख साल पहले इमेजिन करो, हमारी अर्थ में बहुत सारे घने जंगल थे, बहुत सारे घने जंगल थे। तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे बाढ़ें आई, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बाढ़ें आती गई, और ये जंगल जो थे वो सॉइल के नीचे दबते गए। इनके ऊपर मिट्टी की परतें जो थी वो जमती गई और ये नीचे दबते गए। और जैसे जैसे ये दबते गए इनका टेम्परेचर जो था वो बढ़ता गया। इनका टेम्परेचर ऑल्सो रोज़, टेम्परेचर बढ़ता गया जैसे जैसे वो गहरे गहरे होते गए, और इनका प्रेशर भी बढ़ता गया। और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो डेड प्लांट्स थे ये कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले की खानों में कन्वर्ट हो गए। और एज जो कोल है, ये आपको पहले भी पता, कोल जो उसका कंपोजिशन क्या है, कार्बन। तो जो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो स्लो का प्रोसेस है, ये जो डेड वेजिटेशन जो है कोल में कन्वर्ट होती है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसको हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। इसको आप प्रॉपरली पढ़ लें। कार्बनाइजेशन क्या होता है? कार्बनाइजेशन वो होता है जो स्लो प्रोसेस जो है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल जो है ये कोल जो है वह द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन बनता है। हाँ, तो इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे प्लांट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है। तो हमारे इंडिया में कोल माइंस जो हैं काफ़ी जगहों पे है। ये पिक्चर जो है वो कोल माइन की बताई हुई है। तो जैसे कि हमारी यहाँ पर बहुत सारी कोल माइंस हैं हमारी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में। हाँ, तो झारखंड में भी होता है, एमपी में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, यहाँ जो है कोल माइंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आपको पता है जब कोल जो है बर्न होता है, तो कोल बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जिससे हीट जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम कोल को जो है ऐसे, तो अगर कोल को ऑक्सीजन में हम ऐसे सिंपल बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट होगी। तो लेकिन कोल जो है ना, अगर हम इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको हीट करेंगे तो वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। ओके, ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। तो जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं ना, जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर में, तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं? हमारे पास ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं। ये आता है कोक, आता है कोल टार आती है, और हमारे पास ये आता है कोक, आता है कोल टार आती है, कोल गैस आती है, एंड अमोनियम लिक्विड भी आता है। ओके, तो कोक जो है वो क्या है? कोक जो है, कोक इट इज़ अ टफ पोरस ब्लैक सबस्टांस, और जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें जो कार्बन है ना वो 98% होता है। इसमें 98% जो है वो जो कोल है वो प्रेजेंट है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये बहुत टफ़ होता है, ये हार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है, इजीली अवेलेबल होता है, चीपर होता है। तो इसीलिए हम इसको बेटर देन कोल कहते हैं। ओके, तो फिर आगे जो है नेक्स्ट वो है कोल तार भी निकलता है। हाँ, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो पहला प्रोडक्ट हमें कोक है और सेकंड कोल तार है। इट इज़ ऑल्सो ब्लैक और थिक लिक्विड होता है ये। जैसे पहले ये ना वो
अब तो कोलतार जो है ना वो सड़कों पे वो करते थे ना, लुक लगाते हैं ना जो ब्लैक, वो पहले इसकी लगाते थे। अब कोई और सबस्टांस यूज़ करते हैं। ओके, अब बिटुमेन यूज़ करते हैं, तो पहले जो थे वो कोलतार यूज़ करते थे। तो ये जो कोलतार है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 200 सबस्टांसेस। इस जो कोल तार है ना, ये मिक्सचर होता है मोर देन 200 सबस्टांसेस का। ठीक है, तो ये जो इसमें से प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसके यूजेस देखो, ये बहुत सारे सबस्टांसेस बनते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। और आपको पता है जो नेप्थलीन बॉल्स होते हैं ना, वो जो वाइट वाइट कलर की फिनाइल बॉल्स भी कहते हैं, नेप्थलीन बॉल्स, वो जो हम कपड़ों में डाल देते हैं सर्दियों में, वो भी कोल तार से बनते हैं। तो आई टोल्ड यू कि पहले कोल तार यूज़ होती थी ना, वो जो रोड्स को लुक लगाने में, पर आजकल बिट्यूमन जो कि एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो यूज़ होता है कोल तार ये रोड्स की मेटलिंग करने में। ओके, तो आगे हम अगला प्रोडक्ट क्या निकलता है, वो है कोल गैस। ओके, अगला प्रोडक्ट जो है वो है कोल गैस। तो कोल गैस क्या है, तो ये कब निकलती है, जब हम कोल गैस जो है ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं कि कोक बने, तो उस समय जो काफ़ी वॉलेटाइल गैसेस निकलती हैं और उसमें से कोल गैस निकलती है। और ये किस में यूज़ होती है, कोल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, और कोल गैस जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है एज अ फ्यूल। ठीक है, जो नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास होते हैं ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कोल गैस को। और अब आपको पता है कोल की 4 टाइप्स होती हैं। कोल की टाइप्स कौन कौन सी होती है, पीट होती है, लिग्नाइट होती है, बिट्यूमिनस होती है और एंथ्रासाइट होती है। ओके, और जो पीट है ना, ये वुड से बनती है, और जो ये यंगेस्ट कोल होता है और इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। और जो लास्ट में एंथ्रासाइट है, ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, ये शाइनी होता है, पोरस होता है और इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। ओके, तो आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कोल, और अब हम पेट्रोलियम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।